हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं बहुत आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सी-टेट की प्रिपरेशन या फिर आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज फ्रेंड्स हम सीडीपी का एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, विच इज़ जीन पियाजे। ये क्या है, एक ये साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। इसलिए ही हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी हम इनको बोलते हैं, क्योंकि इनके काम की वजह से। एंड फ्रेंड्स, ये क्या थे, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ये एक स्विस जो है मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जंतु विज्ञान पे भी काफ़ी कुछ काम किया है। ही इज़ अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि बताइए कि जो पियाजे हैं वो क्या हैं। तो वो क्या है, वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं रचना पे, सृजनात्मकता पे, कि रचनावाद पे, कि मतलब एक बच्चे के अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपने संज्ञान से या अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा अपने संज्ञान मतलब अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ा सकता है, उन्हें डेवलप कर सकता है। ये लर्निंग बाय डूइंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इनकी जो थ्योरी है वही क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं हम उन्हें कैसे बढ़ा सकते हैं। कैसे एक बच्चा जो है, यदि हम उसे एक्सप्लोरेशन का मौका दें, यदि हम उसे मौके दिए जाएं, उसके लिए वातावरण बनाया जाए, तो वो कैसे उसके संज्ञान का विकास हो सकता है। तो इनकी थ्योरी ही क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास की के बारे में ही इनकी थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। इनके अकॉर्डिंग के बच्चे क्या हैं, वो एक छोटे वैज्ञानिक हैं। छोटे वैज्ञानिक हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। हमें उनके दिमाग में ज्ञान भरने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चों की एक आदत होती है कि आप उनको बोलो ना किसी चीज़ के लिए कि बेटा आप ये मत करो, तो वो काम वो ज़रूर करेंगे। तो सपोज करो आप चाय पी रहे हो, आपने गरम गरम कप रखा और आप अपने बच्चे से बोल रहे हो बेटा इसको टच नहीं करना, ये बहुत हॉट है। लेकिन वो भी क्या करेगा, वो जाके उसे छुएगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी इतनी होती है, वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है कि क्या है, खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो जाके उसे छुएगा और फिर उसे पता चलेगा ये गर्म है, क्योंकि उसका हाथ जलेगा। तो यहाँ से उसने अपनी समझ का खुद निर्माण किया, अपनी एक्टिविटी करी और उसने उस समझ का खुद निर्माण किया। अब वो दोबारा जब भी कब देखेगा उसे पता होगा कि ये गर्म है, चाहे उसमें चाय ना भी हो, लेकिन उसके दिमाग में अब ये चीज़ बैठ गई है। तो यहाँ बच्चे ने क्या किया, अपनी एक्टिविटी के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण खुद किया। तो सब बच्चे क्या करते हैं, वो ये छोटे वैज्ञानिक होते हैं। हमें सिर्फ उन्हें मौका देने की ज़रूरत होती है, उन्हें एक्सप्लोर कराने की ज़रूरत होती है। वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं, वो खुद अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वो खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खुद उसे बढ़ा सकते हैं। जीन पियाजे ही टॉक्स अबाउट जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। फ्रेंड्स, ये लास्ट ईयर एपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। एपीएस मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल में ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने जीन एपिस्टेमोलॉजी या आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के बारे में बात करी है। तो किसने बात करी है, जीन पियाजे ने बात करी है। इन्होंने जीन्स को बहुत महत्व दिया है। इनका मानना था कि जीन्स के द्वारा ही बच्चा क्या करता है, अब जीन्स क्या करते हैं, वो एक बच्चे के ज्ञान के निर्माण में सहायता करते हैं। जीन्स क्या करते हैं, एक बच्चे के ज्ञान के निर्माण में सहायता करते हैं। इसलिए इन्होंने एपिस्टेमोलॉजी ये जो शब्द है इसका यूज़ किया है और इसे बहुत महत्व भी दिया है। ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पे बहुत जोर दिया है। और इन्होंने क्या कहा है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है उनके दिमाग में ज्ञान भरने की। आप जितनी ज़्यादा बच्चे को आप एक्टिविटीज़ करवाओगे, आजकल आप देखते भी हो कि जितने भी लर्निंग प्रोग्राम्स हैं स्पेशली जो छोटे बच्चों के लिए हैं, उनमें सारी एक्टिविटी बेस्ड ही होते हैं कि बच्चों से एक्टिविटी करवाइए जहाँ उनके सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहाँ उनकी मोटर्स इन्वॉल्व हो रही हो, क्योंकि जितना ज़्यादा वो एक्टिविटी करेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी समझ भी बेहतर होगी।
अब हाइलाइट्स ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी। देखिए फ्रेंड्स, जो ये जीन पियाजे हैं, इनकी थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से मतलब पूछी जाती हैं। तो वो छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मैंने इसमें एक के एक पॉइंट्स के रूप में मैं लेकर आई हूँ, सो दैट आपकी उनको लेकर समझ बने और आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। द टर्म कॉग्निशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड cognoscere, which means to know or recognize. It refers to the mental process like learning, problem solving, thinking, understanding, reasoning, imagination. मतलब क्या है कि ये जो हमारा संज्ञान है, ये एक लैटिन भाषा के शब्द से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है जानना या पहचानना। इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे हम बात करें कि भाई हमारी मानसिक क्षमताओं में क्या क्या आती हैं या हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल में क्या आता है, तो आता है सीखना, समस्या को सुलझाना, तर्क वितर्क करना, कल्पना करना किसी चीज़ को लेकर, ये सारी चीज़ें तो आती हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ के थ्रू सोच सकते हो कि आपने बच्चे को बहुत सारे ब्लॉक्स दे दिए, ठीक है, आपने और उससे पूछ लो कि भाई तुम अब इससे एक हाउस का निर्माण करो या एक घर बनाओ इससे। तो बच्चे ने शुरू में सिंपल कुछ उनको ब्लॉक्स को जोड़ दिया, लेकिन उसने देखा जैसे ही वो लंबाई में बढ़े वो गिरने लगे। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर टिक ही नहीं रहा है तो घर कैसे बनेगा। तो वो फिर क्या करेगा, जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं उनको नीचे रखेगा और उनके ऊपर फिर उस बिल्डिंग का निर्माण करेगा। तो यहाँ आपने जब उसे एक एक्टिविटी दी तो उसने खुद करी, फिर उससे कुछ समस्या आई, फिर उसने अपने दिमाग में खुद उसे सुलझाया और उसे दूसरी तरीके से ट्राई किया। तो ये जितने भी प्रोसेस उसने यूज किए कि उसने सोचा समझा फिर उसने अपनी समस्या का समाधान किया, ये सब क्या है, ये कॉग्निशन लेवल में आता है, मानसिक क्षमताओं में आता है। और इसी चीज के बारे में जो है वो पियाजे की थ्योरी क्या करती है, वो बताती है हमें। अब स्कीमा क्या है फ्रेंड्स, ये मतलब काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए स्कीमा क्या होते हैं। स्कीमा इज अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज और इंटरप्रिटेट इंफॉर्मेशन। स्कीमा क्या है, स्कीमा एक संज्ञानात्मक ढांचा या अवधारणा है जो सूचनाओं को व्यवस्थित और व्याख्या करने में मदद करती है। क्या मतलब है अब इसका, देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा दिमाग है उसमें कई प्रकार की पॉकेट्स होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में क्या होता है, बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं जिनमें इंफॉर्मेशन भरी रहती है। क्या रहती है हमारे दिमाग, जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारा ब्रेन है और इसमें कई तरीके की पॉकेट्स होती हैं, इन्हें हम इंफॉर्मेशन की पॉकेट्स बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि और इन पॉकेट्स में अलग अलग तरीके की क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन भरी रहती है। कि एक में बच्चे की टॉयज़ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है कि उसके टॉयज़ में क्या क्या है, एक में उसकी फैमिली कि उसके मम्मी पापा भाई बहन वो सारे हैं, फिर उसमें उसके फ्रेंड्स आ गए। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, या बड़े इंसानों के अंदर भी ये सारी चीज़ें अलग अलग पॉकेट्स के अंदर होती हैं और एक ऑर्गेनाइज वे में होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पड़ी है। यदि हम अपने टॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक सर्टेन पार्ट में वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी। हमारी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे बहन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक अलग पॉकेट के अंदर स्टोर रहेगी। तो हमारा स्कीमा क्या है, ये एक ढांचा है, एक अवधारणा है, एक कंसेप्ट है जो कि सूचनाओं को व्यवस्थित करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे कौन से हिस्से में रहेगी। कि एक तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे जो दिमाग के एक तरीके के हिस्से में जाके रहेगी। कि देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी से जितना भी संबंधित हमारी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे हैं। हमारी कार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फूड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं। ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे अलग अलग पार्ट में होती हैं, अलग अलग पॉकेट्स में। आप समझ सकते हो कि कुछ पॉकेट्स हैं, उन एक पॉकेट में एक तरीके की चीज़ें रहती हैं और उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन इसमें ही हमको मिलती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे दिमाग के अंदर स्कीमा बोलते हैं हम इन्हें, जो जिनको हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये इंफॉर्मेशन की पॉकेट्स हैं जो कि हमारे दिमाग में एक ऑर्गेनाइज रूप में रहती हैं।
अब स्कीमा के बारे में एक चीज और कही है पियाजे ने कि अकॉर्डिंग टू पियाजे द चाइल्ड इज बॉर्न विद मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर विच डेवलप्स एंड अटेन मैक्सिमम ग्रोथ अराउंड द एज ऑफ 14 और 15। अब इसके अनुसार क्या है कि बच्चा मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है और उसका जो ये विकास होता है इस संरचना का, ये जो डेवलप होता है, ये 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तब उसके दिमाग में क्या है, तब तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे हम उसे चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं कि सबसे पहले उसने अपनी मम्मी को देखा या अपने पापा को देखा और उनके पास जाके बहुत अच्छा फील होता है, बहुत कोजी फील होता है, उसे बहुत वार्म फील होता है, अपने पेरेंट्स के पास जाके बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, उसने एक इन्फॉर्मेशन की पॉकेट में मम्मी और पापा को डाल दिया कि ये वो दो लोग हैं जिनके साथ मुझे अच्छा महसूस होता है। उसके बाद आपने उसको थोड़े से टॉयज लाने शुरू किए। मान लो सपोज आपने उसके लिए एक टेडी बियर लेकर आए, तो उसको पता चल गया कि ये टेडी बियर मेरा है और ये उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई। उसके बाद आपने उसके लिए और भी बहुत सारे टॉयज लाए, तो वो क्या करेगा, उन सारे टॉयज की जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, या उसकी कार हो गई, या उसका टेडी बियर हो गया, या उसकी डॉल हो गई, बैट हो गया, बॉल हो गया, वो उन सबको कहाँ स्टोर कर लेगा, यहाँ स्टोर कर लेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर जब वो पैदा होता है तभी होता है, लेकिन उनके अंदर इंफॉर्मेशन कब तक जाती है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन सारी दिमाग की संरचनाओं के अंदर वो इंफॉर्मेशन जाती रहती है और उसका विकास होता रहता है। और हम ये कह सकते हैं कि जब वो बच्चा 14 या 15 वर्ष तक की आयु पे पहुंचता है, तब उसका दिमाग एक चीज़ को समझने के लिए, उन सूचनाओं को इंटरप्रिटेट करने के लिए रेडी हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा स्कीमा है। ये जो पॉकेट्स हैं क्या है, ये स्कीमा है जिनमें एक निश्चित प्रकार की इंफॉर्मेशन बच्चा अपने दिमाग के अंदर रखता है। अब पियाजे ऑन लैंग्वेज और थॉट्स। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो पियाजे हैं उन्होंने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको नहीं माना है। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना है। उन्होंने ये नहीं माना है कि लैंग्वेज जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उन्होंने थॉट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। जैसे कि वो कहते भी हैं कि थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज, थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज। विचार भाषा से पहले आता है, विचार भाषा को निर्धारित करता है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब है कि सपोज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप जो है मतलब आपकी किसी फ्रेंड से थोड़ी सी तू मैं हो गई, कोई किसी चीज़ के ऊपर आपकी बहस हो गई, तो डेफिनेटली आपका जो दिमाग होगा उसमें उस वक्त गुस्सा होगा। उस वक्त आप बहुत अच्छे मूड में तो नहीं होंगे, बहुत हैप्पी तो नहीं होंगे। आप घर पर आते हो और आपका छोटा भाई या आपकी बहन आपको टीज करने लगते हैं, तो डेफिनेटली आप उससे कहोगे अरे यार अभी मत करना, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है। मतलब आप इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करोगे ना उस वक्त। आप बहुत प्यार से अरे बाबू ऐसे मत करना, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हो आप, तो आपकी लैंग्वेज भी वैसी ही हो गई। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जैसे विचार वैसी भाषा। मतलब जैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस होगा उसी तरीके के जिस तरीके के विचार हमारे दिमाग में आएंगे उस तरीके की ही हमारी लैंग्वेज हो जाएगी। यदि हम बहुत अच्छे मूड में हैं, आप कोई सपोज करो आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली मैं विश करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आप सभी का वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो आप कितने खुश होगे उस दिन कि हाँ हमने आ रहा भाई एग्ज़ाम क्रैक हो गया, हम बहुत खुश हैं। तो आप कितने खुश होकर सबसे बात करोगे, आपके चेहरे पे स्माइल होगी। लेकिन यदि हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हमारी लैंग्वेज भी वैसी ही हो जाएगी। वही बात पियाजे कहते हैं कि थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज, के हमारे थॉट्स ही क्या करते हैं, हमारी लैंग्वेज को डिटरमाइन करते हैं। जिस तरीके के विचार हमारे दिमाग में होते हैं उस तरीके की ही हमारी लैंग्वेज
हो जाती है। यदि हम बहुत अच्छी मूड में हैं तो हमारी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। हमारे विचार कहना चाहिए सॉरी, कि यदि हमारे विचार बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो हमारी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी, और हमारे विचार अच्छे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी लैंग्वेज पे भी प्रभाव डालते हैं। तो जैसे विचार वैसी भाषा या फिर वैसी लैंग्वेज, तो ये कहते हैं पियाजे। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है फ्रेंड्स कि बताइए पियाजे के अकॉर्डिंग थॉट्स पहले आते हैं या लैंग्वेज पहले आती है? तो आप क्या कहेंगे कि पियाजे के अनुसार कौन पहले आते हैं? थॉट्स पहले आते हैं, मतलब विचार पहले आते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वाक, इसे सेल्फ टॉक भी कहते हैं। अब ये ईगोसेंट्रिक सेंट्रिक स्पीच क्या है फ्रेंड्स? जो लैंग्वेज के ऊपर है, दो तीन चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और ये जो मैं आपको बोलूँ इसका तो आप पक्के से पक्का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज ये 20 से 25 टाइम्स तक सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ना कि ओनली सीटेट में बल्कि अदर टेट्स और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं अहम केंद्रित वाक, इसमें क्या पता है, ये 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों में पाया जाता है फ्रेंड्स। और इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक स्पीच इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच को या फिर अहम केंद्रित वाक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। उनका क्या मानना है कि बच्चा जो है मतलब उसमें अहम बहुत ज़्यादा है, अहंकारी सेंस में नहीं, मतलब वो सेल्फिश है थोड़ा सा, वो उसकी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है, वो अपनी छोटी सी दुनिया का केंद्र बिंदु है और वो दूसरे का प्रोस्पेक्टिव नहीं समझता। जो बच्चा खुद से बात नहीं करता रहता, आपने भी छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो कुछ बड़ करते रहते हैं, अपने मन में अपने आप से बातें करते रहते हैं, तो उसको पियाजे बोलते हैं कि वो क्या है, ईगोसेंट्रिक स्पीच है या अहम केंद्रित वाक है। और इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है इनके अकॉर्डिंग बच्चे का, क्योंकि वो खुद का केंद्र बिंदु है और वो किसी दूसरे की बात नहीं समझता, इसलिए क्या है वो खुद से बातें करता रहता है। लेकिन यही जो बात है हमारी, यही जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, अहम केंद्रित वाक का है, उसी चीज को वाइकॉट्स्की हैं, उन्होंने क्या बोला है फ्रेंड्स, उन्होंने बोला है इसे प्राइवेट स्पीच। और ये जो है इनके अकॉर्डिंग वाइकॉट्स्की के इम्पोर्टेंट ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों अहम है? इन्होंने बोला है कि प्राइवेट स्पीच और सेल्फ टॉक इज ऑब्जर्व्ड स्पीच स्पोकन टू वन सेल्फ फॉर कम्युनिकेशन, सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। मतलब निज भाषण या आत्मचर्चा, संचार, आत्म मार्गदर्शन, व्यवहार के आत्म नियमन के लिए स्वयं से बोले जाने वाली भाषा है या भाषण है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि एक बच्चा जो है ये ब्लॉक्स के साथ प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अब इसे कुछ बनाना है, इसके दिमाग में है कि मैं रेलगाड़ी बनाऊं, मैं ट्रेन बनाऊं, या मैं बस बनाऊं, या मैं कुछ और बनाऊं, ठीक है। तो उसने कुछ ब्लॉक्स जोड़े और उसे फिर समझ में आया कि नहीं यार, ये जो मैं जोड़ रहा हूँ ना, ये तो वो नई चीज़ नहीं बन रही है जो मैं चाह रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप से ही बात करके अपने आप को ही दिशा निर्देश देगा कि नहीं, यदि मैं इस ब्लॉक की जगह ये वाला ब्लॉक यूज़ करूँगा ना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर मैं ये वाली चीज़ यूज़ करूँगा ना तो मेरी वाली चीज़ जो है बहुत अच्छी निकल कर आएगी। तो इसी तरीके से खुद से बातें कर रहा है। तो वाइकॉट्स्की के इम्पोर्टेंट के अनुसार ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा अपने आप से ही कम्युनिकेट कर रहा है, बच्चा अपने आप से ही क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, अपने आप को गाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वाइकॉट्स्की ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी है कि वो अपने बिहेवियर को खुद कंट्रोल कर रहा है, अपने आप को गाइड कर रहा है। लेकिन वही जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने इसको अहम केंद्रित वाक्य बोला है, ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला है कि बच्चा क्योंकि अपनी दुनिया का केंद्र बिंदु है इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि बताइए ईगोसेंट्रिक स्पीच किस मनोवैज्ञानिक ने यूज़ किया है, तो वहाँ आप लिखोगे पियाजे। और यदि ये पूछा जाए कि प्राइवेट स्पीच या फिर निज भाषण क्या या निज वाक्य किसने बोला है, तो वो बोलोगे आप वाइकॉट्स्की। अब मैं जो नेक्स्ट से वीडियो लेकर आऊँगी उसमें मैं वाइकॉट्स्की ही आपको पढ़ाऊँगी।
वहाँ पे मैं आपको इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक ने एक चीज़ बोली और दूसरे ने दूसरी चीज़ बोली और बच्चे इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और नंबर खो देते हैं। लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया ये 20 से 25 बार सीटेट में अकेले पूछा जा चुका हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं चाह रही थी कि आप इसको अच्छे से यहाँ पर इसको देखो और याद रखो कि जो ईगोसेंट्रिक है वो हमारे पियाजे ने बोला है और जो हमारा प्राइवेट स्पीच है वो वाइकोट्स्की ने बोला है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में दिया हुआ है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आता है कलेक्टिव मोनोलॉग। अब ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैंने एक पिक्चर में क्लासरूम दिखाया है। इस क्लासरूम में क्या हो रहा है कि ये क्या है, मोनोलॉग क्या है, एक सामाजिक भाषण जिसमें बच्चे जो है बहुत तेज तेज बोल रहे हैं लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपस में उनकी बातचीत नहीं है। जैसे कि मैम ने एक पोयम पढ़नी शुरू की कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो बच्चे भी क्या करेंगे, उसके पीछे पीछे ही गाना शुरू कर देंगे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। या फिर क्या होता है, जैसे कि हम प्रेयर करते हैं, उसमें हमारा जनगण मन होता है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जब आप वहाँ से कोई गुजरेगा तो डेफिनेटली पूरी जितने भी लोग वहाँ से गुजरने वो सब सुनेंगे कि भाई जनगण मन चल रहा है, या फिर उस क्लास में क्या है वो पोएम चल रही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार चल रहा है। तो उसमें एक भाषा मतलब एक ध्वनि तो है, एक साउंड तो उससे उत्पन्न हो रही है, लेकिन उसमें बच्चा कोई भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो एक कलेक्टिव साउंड हमें सुनाई दे रही है। इसी को ही क्या बोलते हैं, कलेक्टिव मोनोलॉग, ये सामूहिक एकालाप, जिसमें एक साउंड तो उत्पन्न होती है ग्रुप ऑफ पर्सन या एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड के द्वारा, लेकिन वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं। सोशलाइज स्पीच इन विच चिल्ड्रन टॉक अमंग देमसेल्व्स विदाउट अपेरेंटली कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इन अ मीनिंगफुल वे। वहाँ पे कोई मीनिंगफुल बातचीत नहीं हो रही है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो सब एक ही चीज़ को दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसलिए एक साउंड उत्पन्न हो रही है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव मोनोलॉग। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ जा चुका है। दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कलेक्टिव मोनोलॉग के बारे में चर्चा किसने करी है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा पियाजे ने करी है। और ये पूछा जा सकता है कि कलेक्टिव मोनोलॉग होता क्या है। तो ये दो टाइप से ये क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब है एलिमेंट्स ऑफ पियाजेस थ्योरी। जैसे कि हमें मालूम ही है कि पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, मतलब संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। इस थ्योरी के अंतर्गत पियाजे जो हैं उन्होंने हमें 4 एलिमेंट्स दिए हैं या 4 तत्व दिए हैं, या हम कह सकते हैं 4 फैक्टर्स दिए हैं। ये फैक्टर्स किस लिए दिए हैं, ये फैक्टर्स बताते हैं कि हम किस तरीके से एक अच्छा डेवलपमेंट किसी बच्चे का कर सकते हैं, या उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए या उसके मानसिक विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्होंने ये 4 एलिमेंट्स दिए हैं या तत्व दिए हैं, ये फैक्टर्स दिए हैं। पहला क्या है, मैच्योरेशन या परिपक्वता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने जीन्स को बहुत ज़्यादा, या फिर जो हमारी अनुवांशिकता है उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ फ्रेंड्स, इन्होंने डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करी। अब इसका क्या मतलब है, डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट का मतलब है कि इन्होंने स्टेजेस में बात करी है। ये क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है कि बताइए, आपको ग्राफ दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो पियाजे को समर्थित है या पियाजे जिसको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके का ग्राफ आपको जो है उस पर टिक आंसर लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पियाजे जो है डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके लिए एज बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये मानते हैं यदि एक बच्चे, जैसे कि वो क्या कहते हैं कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए बच्चे को उतना परिपक्व या उतना मैच्योर होना चाहिए कि कैसे, जैसे कि मैं आपको उससे बोलूं कि आप एक काम कीजिए, जो 5-6 साल का बच्चा है उसे आप टिक्नोमेट्री पढ़ा दीजिए, तो क्या वो समझ पाएगा कि टिक्नोमेट्री क्या है। उसे तो अभी नॉर्मल एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही आता होगा, तो वो टिक्नोमेट्री को कैसे समझ पाएगा।
क्यों? क्योंकि अभी उसका जो माइंड है या जो उसका भी संज्ञान है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है, वो इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो इतनी डिफिकल्ट चीज़ को समझ पाए। या फिर हम उससे ये बोलें कि भाई तुम ये एक 6 साल के बच्चे को कि ये तुम जो है 25 किलो का वेट है, इसे उठा के तुम यहाँ से यहाँ रख दो, तो क्या वो उठा पाएगा उसे? नहीं, क्योंकि अभी उसकी मसल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हैं कि वो इतना भारी वेट को कैरी कर पाए। इसका कहने का मतलब है कि एक मानसिक विकास के लिए परिपक्वता या मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी के लिए भी। तो मैच्योरेशन क्या है? यह एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास है जो बच्चे को एक विशिष्ट अवस्था में पहुंचाता है, या विशिष्ट अवस्था में होता है। हमें ये मालूम होता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई 6 साल का बच्चा है तो प्लस या माइनस के सम्स तो कर लेगा, या एक 7 साल का बच्चा है तो वो ये चीज़ तो कर लेगा, या फिर उससे 5 से 6 तक टेबल्स तो याद होंगे, लेकिन वो टिक्नोमेट्री नहीं कर सकता। तो ये किस में आती है? ये उसके मैच्योरेशन लेवल में आती है कि वो कितना परिपक्व है। और जीन पियाजे जो है उन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि एक निश्चित एज का बच्चा एक निश्चित तरीके के कार्य ही कर सकता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां या उसका मानसिक डेवलपमेंट अभी उतना ही हुआ है, उससे बढ़कर वो काम नहीं कर सकता। इसलिए ही इनके डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट कहते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको ग्राफ बताया था ये भी पूछा जाता है। अब आता है हमारा एक्सपीरियंस या अनुभव। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स कि जो हमारे जीन पियाजे हैं उन्होंने क्या माना है, उन्होंने एक्टिविटी या लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। वो इस चीज़ में बहुत विश्वास करते हैं कि बच्चा जो है वो खुद करके जितना अच्छा सीखता है उतना अच्छा वो कैसे भी और किसी और तरीके माध्यम से नहीं सीख सकता। जितने ज़्यादा आप उसे अवसर दोगे, जितनी ज़्यादा आप उससे एक्टिविटीज़ करवाओगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये बच्चे जो हैं आप भूसे में घुस के खेल रहे हैं, यहाँ पे वो अपना घर बना रहे हैं, यहाँ पे वो ब्लॉक से खेल रहे हैं, या यहाँ पे वो सैंड पिट में खेल रहे हैं। तो ये सारी क्या है? उनकी एक्टिविटीज़ हैं जो वो यहाँ पे कर रहे हैं, और इनसे वो अलग अलग क्या कर रहे हैं? अपनी समझ का निर्माण कर रहे हैं, उनका मानसिक विकास अच्छा हो रहा है। जैसे कि आजकल हम जो छोटे बच्चों की बुक्स में भी देखते हैं कि कितनी सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं कि बताइए बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पसंद है, तो वो चित्र लगा देते हैं कि आप उन पर खुद टिक करिए, खुद करिए। या जो क्रॉस पजल्स जो होती हैं वो भी आजकल के छोटे बच्चों की क्लास उसमें बुक्स में बहुत रहती हैं, क्योंकि ये बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती हैं और इसमें उन्हें उनका जो दिमाग का जो विकास है वो भी अच्छा होता है, और वो इंटरेस्ट की वजह से वो कर लेते हैं, क्योंकि एक्टिविटी करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। और उससे उन्हें क्या मिलता है? उन्हें अनुभव प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यदि कोई बच्चा जो है वो दिए के पास जाता है और उसे छूता है और उसे पता चलता है कि मैं इससे जल गया हूँ, तो उसने उस इंसिडेंट से क्या मदद ली? उसने उस इंसिडेंट से सीखा, अपना एक अनुभव बनाया, या उसने एक्सपीरियंस लिया कि मैं इस तरीके से किसी भी जलती हुई चीज़ के पास जाऊंगा और उसे छूऊंगा तो उससे मेरा हाथ जल सकता है। तो ये क्या हुआ? उसका एक्सपीरियंस हुआ, उसने ये चीज़ अनुभव की। कैसे अनुभव करी? लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, कि जब वो कोई एक्टिविटी करेगा तो उससे वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। इसको भी पियाजे जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। नेक्स्ट है हमारा सोशल इंट्रैक्शंस, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अन्योन क्रिया। फ्रेंड्स, जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। उन्होंने सामाजिक अन्योन क्रिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। सामाजिक अन्योन क्रिया क्या होती है कि बच्चे एक दूसरे से मिले, या फिर हम बड़े भी एक दूसरे से मिले, बातचीत करी, और उस बातचीत के फलस्वरूप उन्होंने अपनी कोई एक समझ बनाई कि आपका टॉय कैसा है, मेरा टॉय ऐसा है, कि अच्छा उसके टॉय में तो ये चीज़ें हैं, लाइट जलती है, साउंड है, और मेरे टॉय में तो ऐसा नहीं है, तो उसका टॉय मेरे टॉय से अलग है। तो इस तरीके से वो खुद की कोई समझ बनाता है बच्चा इस सामाजिक क्रियाओं के द्वारा। जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो वो अपनी खुद समझ बना रहा है। लेकिन पियाजे ने इसको महत्व दिया है, और डेफिनेटली जो 4 एलिमेंट्स या जो 4 फैक्टर्स हैं उन्होंने उसमें सामाजिक क्रिया, सोशल इंट्रैक्शंस
को जगह दी है, पर इन्होंने इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए को 4 फैक्टर्स आपको दे दिए जाए, एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, इक्विलिब्रियम, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, और सोशल इंटरेक्शंस, के बताइए इसमें सबसे कम महत्व पियाजे ने किसे दिया है, तो आप किस पे टिक करोगे? आप टिक करोगे सामाजिक अन्योन क्रिया पे या फिर हमारे सोशल इंटरेक्शंस पे। अब हमारा जो 4th एलिमेंट आता है पियाजे की थ्योरी का, विच इज इक्विलिब्रियम, या फिर हम उसे बोलेंगे संतुलन। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, भ्रम से स्पष्टता की ओर। इसमें 2 पार्ट्स में ये इक्विलिब्रियम जो है हमारा रहता है। एक एडेप्टेशन, जिसके अंदर दोबारा से 2 हेडिंग है। एसिमिलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आत्मसात, और दूसरा है एकोमोडेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समायोजन। और दूसरा उन्होंने एक दिया है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पहली 2 यूनिट उन्होंने 2 हेडिंग्स में बांटा है वो है एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्कीमास बताए थे, ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन की पॉकेट्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन एक बच्चे के दिमाग में कैद रहती है, और इन स्कीमास को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाना ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, या संगठन करते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्कीमास इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। कि हमने सारे जो टॉयज वाली जो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक पॉकेट के अंदर है, हमारी फैमिली से रिलेटेड जो वो इंफॉर्मेशन है वो दूसरी पॉकेट के अंदर है, हमारी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो एक पॉकेट के अंदर है, जो हमारी फूड को लेकर जो जानकारी है वो एक पॉकेट के अंदर है। मतलब हर एक पॉकेट में एक तरीके की इंफॉर्मेशन कैद रहती है, और इसको ही ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब हमारा आता है एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन के हमने 2 पार्ट्स हैं हमारे, एक है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। तो हम पहले एसिमिलेशन को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन मतलब आत्मसात और समायोजन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी बच्चों को रहता है, तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आत्मसात, एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब इसको पहले हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज कीजिए एक बच्चे के पास उसकी मम्मी ने उसे डॉल ला के दी, ठीक है, उसके पास वो डॉल है। अब उसके ब्रेन में जो एक पॉकेट है उसमें उसने डॉल के बारे में वो जानकारी फीड कर ली। अब उसकी मम्मी ने उसको या उसके पापा ने उसे एक दूसरा टॉय और लाके दिया, विच इज टेडी बियर। तो उसे मालूम है कि ये टेडी बियर और ये डॉल मेरे दोनों ही मेरे क्या हैं? ये दोनों मेरे टॉय हैं, और वो उसको भी उसी पॉकेट में ऐड कर लेगी जिसमें उसने अपने टॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसे मालूम है कि डॉल भी मेरा टॉय है, अब एक टेडी बियर आ गया वो भी मेरा टॉय है। तो उसने यहाँ पे क्या किया? आत्मसात किया। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी लगाई है, आप इसको भी देख सकते हो कि एक बच्चा है ये कोई, और उसने यहाँ पे घोड़ा देखा, ठीक है, और उसने यहाँ पे फिर एक डॉग या एक कुत्ता देखा, और उसे मालूम है कि ये मैमल है। मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी, ठीक है। तो उसने यहाँ पे ये देखा कि ये जो डॉग है, ये घोड़ा है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मैमल्स हैं। और उसने इनकी एक इंफॉर्मेशन की पॉकेट जो उसकी मैमल्स वाली थी उसमें इन दोनों को डाल लिया। उसके बाद उसने ज़ेब्रा देखा, ठीक है, और उसकी मम्मी ने कहा कि ज़ेब्रा इज अ मैमल, कि ज़ेब्रा भी क्या है? एक मैमल है, एक स्तनधारी है। तो उसने अपनी इसी पॉकेट में इस ज़ेब्रा को भी अंदर फिट कर लिया। तो ये उसने क्या किया? जो उसकी एग्जिस्टिंग जो उसकी स्कीमा था, मतलब जो उसके अंदर पहले से इंफॉर्मेशन थी कि एक घोड़ा और एक कुत्ता मैमल या एक स्तनधारी होते हैं, उसी में उसने ज़ेब्रा को भी अंदर डाल दिया कि भाई ज़ेब्रा भी क्या है? एक स्तनधारी है। तो ये जो उसने नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया,
उसकी प्रीवियस नॉलेज में या उसके प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो उसने ऐड किया, जोड़ा, इसी को हम क्या बोलेंगे, आत्मसात करना। मतलब पहली ही जो इंफॉर्मेशन है उसमें बिना कोई बदलाव करे बस चीज को ऐड करना है आपको, उसे ही हमने क्या बोलेंगे, उसे ही हम बोलेंगे एसिमिलेशन या फिर आत्मसात करना। अब हम समझते हैं कि एकोमोडेशन क्या होती है हमारी। एकोमोडेशन इसे बोलते हैं समायोजन करना। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे हिंदी में बोलते हैं समायोजन। मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग, मैन्युपुलेटिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज द एकोमोडेशन। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे इसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पे क्या देखा, ओके, इसने ये घोड़ा देखा, ठीक है, उसके बाद इसने ज़ेब्रा देखा और इसे दिखा कि ये जो है दोनों चीज़ें एक ही हैं, और उसने चुपचाप इसको भी इसके अंदर ऐड कर लिया। तो ये तो क्या हो गया, एसिमिलेशन। बेशक वो गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर रहा है क्योंकि ज़ेब्रा और हॉर्स अलग अलग हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सही गलत का हमें ध्यान नहीं रखना। हमें क्या ध्यान रखना है कि बच्चे ने उसी पॉकेट के अंदर एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया। उसने ज़ेब्रा को भी क्या माना, उसने हॉर्स माना। फिर जब वो जू गया तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि देखो मम्मी हॉर्स, ज़ेब्रा को देखकर उसने क्या बोला, हॉर्स। तो उसकी मम्मा ने बोला नहीं बेटा, ये हॉर्स नहीं है, ये क्या है, ये ज़ेब्रा है। तो फिर उसने अपनी जो उसकी पहली इंफॉर्मेशन थी उसमें उसने थोड़ा सा चेंज किया और उसने फिर दो पॉकेट्स का निर्माण किया। यहाँ पर उसने एक हॉर्स की पॉकेट बनाई और एक ज़ेब्रा की बनाई कि ये दोनों मैमल तो हैं लेकिन ये दोनों एनिमल्स अलग अलग हैं। तो इस वक्त वो क्या कर रहा है, उसने अपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया, एडजस्ट किया, मैन्युपुलेट किया या फिर संशोधित किया, समायोजित किया, परिवर्तित किया। तो इस वक्त हम इस चीज को क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन बोलेंगे, समायोजन। जब आप अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन के अंदर कोई चीज चेंज करते हो तो हम उसे एकोमोडेशन या समायोजन बोलते हैं, और जब आप उसे सिर्फ ऐड कर लेते हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। इसमें एक चीज आप और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कहीं पे भी ये चीज आए कि बस हम ऐड कर रहे हैं, आपको कुछ शब्दों पे ध्यान देना है जहां पे भी आपके पास सिर्फ ऐड या जोड़ना आए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं या फिर आत्मसात करते हैं। लेकिन जब हमारे क्वेश्चन में वर्ड्स दिए जाएं मॉडिफाई, एडजस्ट, मैन्युपुलेट या संशोधित, समायोजित, परिवर्तित, जब ये इस तरीके के शब्द आए तब हम क्या करते हैं, तब हम एकोमोडेट करते हैं, समायोजन करते हैं अपनी दिमाग के अंदर। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल और है कि एक मतलब बच्चे ने जो है एक बिल्ली देखी, ठीक है, और उसने देखा कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं। फिर उसने वही कुत्ता देखा, ठीक है, उसके भी सेम फीचर्स हैं कि 4 पैर हैं, एक पूंछ है, 2 कान है। तो उसने उन दोनों को कैट समझ लिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो बिल्ली ने क्या किया, म्याऊं म्याऊं, और वो डॉग ने क्या किया, भौं भौं। तो तब वो समझा कि ये जो एनिमल है ये तो अलग अलग हैं। तो पहले तो उसके लिए डॉग भी क्या थी, कैट ही थी। तो उसने सिर्फ जो उसकी प्रीवियस नॉलेज में जो कैट थी उसमें ही उसने डॉग को चुपचाप ऐड कर लिया। तो यहाँ तो वो आत्मसात कर रहा है। लेकिन जब उसने उन दोनों की साउंड सुनी और फिर उसने अलग अलग उन्हें किया कि भाई ये तो कैट है हमारी और ये डॉग है, जब उसने इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया, एडजस्ट किया, परिवर्तित किया, तब वो क्या बन गई, एकोमोडेशन या समायोजन बन गया। और ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा और ध्यान से उन शब्दों पे भी ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे आ जाती है, अब ये जो एडेप्टेशन है इसको हम थोड़ा अलग तरीके से, 2 टर्म्स इसमें निकल कर आती हैं, उन टर्म्स के थ्रू भी इसको हम समझ लेते हैं, विच इज़ इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रियम। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, सपोज कीजिए एक बच्चा है, वो अपनी बालकनी में, मतलब उसकी मम्मी जो है रोज इवनिंग में उसको बालकनी में लेकर जाती हैं। तो वहाँ उसकी बालकनी में बहुत सारी टाइप्स की बर्ड्स आती हैं। वहाँ पे क्रो भी आ रहा है, ठीक है, पीजन भी आ रहा है,
पैरट भी आ रहा है। तो ये सारे आकर उसको पे वहाँ पे बैठते हैं और उसकी मम्मी क्या है, देखो बेटा कितनी टाइप्स की बर्ड्स आई हैं। तो उसको मालूम है ये सारी जो है बर्ड्स हैं, उसके दिमाग में यही है। उसने पहले पीजन को देखा, ये भी बर्ड है। उसने उसके बाद क्रो को देखा, ये भी बर्ड है। उसके बाद उसने पैरट को देखा, ये भी बर्ड है। तो उसके स्कीमा में एक बर्ड वाला फोल्डर बन गया जिसमें बर्ड्स की उसने एक इंफॉर्मेशन है कि सारी बर्ड्स जो है वो उड़ती भी आती हैं, उसको ये मालूम है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है, आत्मसात कर रहा है कि जितनी भी उड़ने वाली चीजें मेरे को दिखाई दे रही हैं वो सारी बर्ड्स हैं। तो अब क्या है, उसके दिमाग में इक्विलिब्रेशन है, मतलब एक संतुलन की अवस्था है उसके दिमाग में। लेकिन अब क्या हुआ, एक दिन उसने अपने बालकनी में ही क्या देखा, उसने अपनी बालकनी में एरोप्लेन देखा और उसने उसे बोला बर्ड। तब उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा वो बर्ड नहीं है, वो तो एक एरोप्लेन है। तो ये उसके लिए क्या थी, ये उसके लिए एक नई सिचुएशन थी, उसके लिए एक नई अवस्था थी, जिसने अब उसके दिमाग में क्या पैदा कर दिया, असंतुलन पैदा कर दिया कि अब भाई ये जब सारी उड़ने वाली चीजें यहाँ पे तो मम्मी बर्ड्स कह रही है, फिर ये बर्ड्स क्यों नहीं है। तो फिर अब उसकी मम्मी ने उसे समझाया बेटा ये तो एरोप्लेन है, इसके अंदर हम भी बैठ जाते हैं और फिर ये उड़ता है। बर्ड्स हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, ये हमारी एक नॉन लिविंग थिंग है। इस तरीके से उसकी मम्मी ने उसको उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी जिसमें उसने ये मान रखा था कि जितनी भी बर्ड्स का मतलब है उड़ना, उसे सिर्फ ये मालूम था कि कोई भी चीज जो उड़ रही है वो बर्ड है। लेकिन अब उसने अपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में ये चेंज किया या फिर उसको मॉडिफाई किया कि एक उड़ने वाली चीज ऐसी भी है जो नॉन लिविंग होती है, जिसमें हम भी बैठ के उड़ सकते हैं और उसे हम एरोप्लेन बोलते हैं। तो यहाँ क्या किया उसने, इस चीज को अपने अंदर समायोजित किया, इसे हम क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन किया। और फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रेशन का स्टेट आ जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, हम हमारे जीवन काल में भी हम अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन में नई नई चीजें जोड़ते रहते हैं। उसके बाद कोई नई सिचुएशन आ जाती है तो हमारे अंदर जो है हम अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम उस चीज फिर क्या हम क्या करते हैं, हम समायोजन के थ्रू क्या करते हैं, दोबारा से इक्विलिब्रेशन या संतुलन की अवस्था में पहुंचते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन खूब पूछा जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो हूँ वो प्रीवियस ईयर पे लेकर आऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं जितने भी प्याजे से रिलेटेड है वो सब लेके आऊंगी। तो उसमें मैं आपके सामने इससे रिलेटेड क्वेश्चन रखूंगी, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो इसमें से पूछे जाते हैं। अब हमारा स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलप, जैसे कि हमें पता है फ्रेंड्स, जो पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी दी है। उसमें फ्रेंड्स 4 स्टेजेस में उन्होंने इसको जो है डिवाइड किया है। इसको हम SPCF भी बोल देते हैं, SPCF शॉर्ट में। मतलब पहली स्टेज जो उन्होंने बताई है वो बताई है सेंसरी मोटर, जो कि बर्थ से 2 इयर्स तक के लिए होती है। प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। और फॉर्मल ऑपरेशन जो एडोलसेंस से अडल्टहुड तक के लिए होती है। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था। इसमें फ्रेंड्स जो बच्चा की जो एज होती है वो 0 से 2 वर्ष, मतलब बर्थ से 2 ईयर तक के बच्चे जो हैं वो इसमें आती हैं सेंसरी मोटर स्टेज हम इसे बोलते हैं। चाइल्ड लर्न्स एंड थिंक्स फ्रॉम हिज एंड हर सेंसेस। ये जो थिंग्स वाली बात है इस पे प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जब बच्चा अपने सेंसेस के द्वारा, मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा सोचता है। और सेंसेस जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं हम उनके द्वारा इस में बच्चा सीखता है। कैसे, जैसे कि सपोज कीजिए आपने उस बच्चे को कोई गर्म, आपने दूध की बोतल जो थी आप उसे वहां रख के चले गए, लेकिन बच्चे को भूख लग रही है, उसने जल्दी से जाके वो पकड़ ली, तो उसे पता है चलेगा कि वो बोतल गर्म है और वो उसे छोड़ देगा। तो उसकी स्किन ने उसे बताया कि ये गर्म है। अभी वो बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो उसकी किसने बताया, उसको उसकी स्किन ने बताया। आप रोज एक पर्टिकुलर एक बॉटल आप अपने हैंड में कैरी करते हो और उससे उसको रोज हनी खिलाते हो, शहद खिलाते हो, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो
थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो जैसे ही आप बॉटल उसको दिखाओगे वो खुश हो जाएगा उस बॉटल को देख के, क्योंकि उससे मालूम है कि अब उसे हनी मिलने वाला है, शहद मिलने वाला है जो मीठा मीठा होता है। तो उसकी आंखों ने तो उसे ये बताया कि भाई तुम्हें शहद मिलने वाला है, और उसकी टंग ने उसे क्या बताया कि ये मीठा मीठा है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे वो अपनी सेंसेस के द्वारा सीख रहा है या अपनी सेंसेस के द्वारा सोच रहा है, इसलिए ही हम इसे सेंसरी मोटर मतलब इंद्रिय गत्यात्मक के हमारी जो सेंसेस हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, हमारी इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और हमारी मोटर्स हमारे हाथ पैरों के द्वारा हम एक्टिविटी करते हैं। यही दो पार्ट्स हैं हमारे जो सबसे ज़्यादा इसमें काम करते हैं। अब हर एक स्टेज की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रेंड्स। तो इसकी जो सबसे पहली है ऑब्जेक्ट परमानेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि बताइए किस स्टेट में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। तो वो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज में होती है, इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था में होती है। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है फ्रेंड्स, ये बच्चों में 9 से 1 साल मतलब 9 से 12 महीने के बाद आनी लगती है। किसी में 9 महीने में आ जाएगी, किसी में 12 महीने में आएगी, किसी में 13 महीने में भी आएगी। तो जब पहले क्या होता है कि बच्चे को आपने ये कोई चीज़ दिखाई, ठीक है, उसके बाद आपने ये चीज़ इसके अंदर छुपा दी, तो बच्चे का कोई रिएक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है कि जो चीज़ उसके सामने है वो तो एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, वो तो उसका तो कोई कहना चाहिए कि उसकी तो कोई एग्जिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को छुपा लेते हो, जैसे ही वो चीज़ उसके आउट ऑफ साइट होती है, वो फिर उसे भूल जाता है। अब वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब उसका कोई उसकी कोई अब एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अब वो उस चीज़ का कोई वर्चस्व ही नहीं है, अब वो उसके लिए ख़त्म हो गई है, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, तो वो जो वस्तु है परमानेंस मतलब स्थायित्व, अब वो उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर उसकी छवि बन गई है। अब आपने उसे वो चीज़ दिखाई, ठीक है, और अब आपने उसे छुपा लिया, तो उसे मालूम है कि वो चीज़ उसकी आंखों से ओझल हुई है, लेकिन आजू बाजू ही है, उसकी मौजूद है, तो वो इधर उधर देखेगा, उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा कर रहा है, इसके फादर ने ये चीज़ इसके यहाँ छुपा दी, तो अब देखिए वो इस शीट के नीचे उस चीज़ को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी चीज़ यहीं पर है। ये कब होगा? जब उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी, जब उसके अंदर चीज़ों की छवि उसके दिमाग के अंदर बन जाती है कि मेरा टॉय है। जैसे कि इस एज में क्या होता है, बच्चों के कुछ फेवरेट टॉय होते हैं, कोई टेडी बियर हो सकता है, कोई बॉल हो सकती है, कोई प्लेन या कार भी हो सकती है, कि उसको वो चीज़ उस खिलौने के लिए वो रोएगा कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मेरा खिलौना है, वो कहाँ है। ये कब होगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस के बाद होगा, वस्तु स्थायित्व के बाद। ऑब्जेक्ट परमानेंस को हिंदी में बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। एक आता है फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट, डेफर्ड इमिटेशन, अनुकरण। जैसे कि हमें मालूम ही है कि इस एज के बच्चे क्या करते हैं, जो भी चीज़ आप उनके सामने करो उसको रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेशली अपने बड़े भाई बहनों को देख के तो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। वो जिस तरीके से उछल रहा है, वो जिस तरीके से बैठ रहा है, वो जिस तरीके से खेल रहा है, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, अनुकरण करने लगते हैं, उसको देख देख के करने लगते हैं। एक फ्रेंड्स ये भी बहुत पूछा जाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये भी किस में आता है? ये भी हमारा सेंसरी मोटर स्टेज मतलब इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था में ही आता है। इसमें बच्चा क्या करता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि बच्चा है, ये बॉल के साथ खेल रहा है, तभी इसका बड़ा भाई या बहन आती है, उसने बॉल को हिट किया और वो बॉल उसके अपोजिट साइड में किसी टेबल के नीचे चली गई। तो उसे मालूम है कि वो बॉल उसके पीछे गई है, तो वो अपने बॉडी को मोड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद वो फिर देखेगा इधर उधर कि उसकी बॉल कहाँ है। फिर वो उसको दिखाई देगी अरे वो टेबल के नीचे है, फिर वो वहाँ पे क्रॉल करता हुआ जाएगा और उस बॉल को लेने की कोशिश करेगा। तो मतलब उसका गोल क्या था, उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था कि उस बॉल को प्राप्त करना। तो फिर वो सारी चीज़ें करेगा, वो सारा निर्देशों का पालन करेगा, या वो सारी चीज़ें करेगा जिससे उसको वो बॉल प्राप्त हो जाए। तो यही क्या होता है, हमारा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या गोल डायरेक्टर बिहेवियर। जैसे कि आज आप लोग भी कर रहे हैं, आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपका एक गोल है कि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सीटेट या कोई भी अदर टेट या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, राइट? इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आप भी क्या कर रहे हो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहे हो कि मेरा गोल है कि मुझे ये वाला एग्जाम इस बार क्रैक करना है और मैं इसलिए ही ये सारी पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
तो ये भी आपका क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। और ये जो है ये किस में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों के अंदर ये बिहेवियर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो है 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों में होती है। ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित होना, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी हमने डिस्कस किया था ईगो सेंट्रिक स्पीच। तो इसमें क्या होता है, ये बच्चे का बिहेवियर भी होता है कि वो क्या समझता है, वो किसी और का प्रोस्पेक्टिव नहीं समझता। आप क्या कह रहे हो, आप क्या उसे समझाना चाह रहे हो, वो उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। उसके लिए उसकी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द है। वो खुश तो दुनिया खुश, वो दुखी तो दुनिया दुखी। आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पड़ता। वो खुश होना चाहिए, उसकी दुनिया उसी के चारों तरफ घूमती है। वो अपनी जिंदगी का या अपनी दुनिया का केंद्र बिंदु होता है। उसका जितना भी अहम है, वो जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं, वो उसी के अंदर केंद्रित होती हैं। चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीवल्स एल्स प्रोस्पेक्टिव, कि वो किसी और का प्रोस्पेक्टिव क्या है, किसी और के विचार क्या है, वो सब चीज़ें इसमें नहीं समझता। और तो ये किस में होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच या ईगोसेंट्रिक वाक, जो हमने अभी पढ़ा था, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, या फिर जिसे वाइकॉट्स्की ने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच का है, वो भी इसी स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमिज्म, जीव को निर्जीव समझना। ये तो आपने बहुत देखा होगा अपने आसपास कि बच्चे क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि जैसे कि सपोज वो बच्चा कहीं जा रहा है और ऑल ऑफ सडन वो किसी बेड से टकरा गया और वो रोने लगता है। तो फिर हम मम्मी बोलते हैं, अरे बेटा क्या हुआ, आपको चोट लगी? किसने मारी आपको चोट? इस बेड ने मारी? अच्छा मैं इसकी पिट्टी बनाती हूँ। तो मम्मी क्या करती है, 2-3 उस पर थप्पड़ लगा देती है। तो बच्चे को बड़ी खुशी होती है। तो क्या बेड को दर्द हो रहा है? नहीं, बेड को तो दर्द नहीं हो रहा, लेकिन बच्चे को बड़ी खुशी हो गई कि हाँ, जितना पेन इसने मुझे दिया उतना ही पेन इसे मिल गया। तो वो क्या समझता है, वो जो निर्जीव चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी वो क्या समझता है, वो अलाइव समझता है। वो भी सोचता है कि इनमें जान है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो खाना खाने बैठते हैं तो उनके जितने भी टॉयज होते हैं ना, उन्हें भी खाना खिलाते हैं कि भाई एक बाइट इसे भी खिलाओ, मेरी गुड़िया भी भूखी है या मेरा टेडी भी भूखा है। क्यों? तो क्या वो क्या रियल में खाना खा रहे हैं? नहीं, लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है कि ये जो मेरी डॉल है इसमें भी जान है, ये भी खाना खाती है। तो ये जो एनिमिज्म है, ये जो जीववाद है, वो इस उम्र के बच्चों में देखने के लिए मिलता है। और ये सब फ्रेंड्स से जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब बहुत ज़्यादा पूछ लिया आपसे, बहुत नॉर्मली बहुत इजीली ये चीज़ें पूछी जाती हैं। बताइए, सेंट्रेशन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ईगोसेंट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाएगा आपको, बताइए एनिमिज्म आपको कौन सी अवस्था में देखने के लिए मिलता है, या ईगोसेंट्रिक आपको बच्चा कब मिलेगा, या सेंट्रेशन का गुण उसमें कब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पॉइंट्स में दी हैं, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, एग्जाम्पल के तौर पर आगे आप लिख लीजिएगा, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट। इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनीयता, मतलब क्या होता है कि जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने ये बना दिया, ठीक है, मैंने ये बच्चों को दिखाया, तो बच्चे को ये लगेगा ये कोई बॉक्स टाइप की चीज़ है। उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे लाइंस बना दी, और ये मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो ये तो एक हट बन के तैयार हो गई, ठीक है। तो अब वो इस बॉक्स को भूल जाएगा, अब उसे ये बॉक्स ध्यान नहीं रहेगा कि ये बॉक्स क्या था। यदि मैं इसको नीचे वाला पार्ट्स को छुपा लूँगी, वो मतलब इरेज कर दूं, तो दोबारा से ये बॉक्स आ जाएगा। लेकिन ये बच्चा ये नहीं सोच पाएगा। अब उसका जो ध्यान है, अब वो इट्स पूरी हट पे रहेगा। मतलब क्या, बच्चा एक ही दिशा में सोच सकता है, वो उस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकता। वो ये मान लेगा कि पानी से बर्फ बन सकती है, लेकिन वो ये नहीं मान पाएगा इस स्टेज में कि बर्फ से भी पानी बन सकता है। तो उसके थॉट्स में इरिवर्सिबिलिटी होती है, वो एक ही डायरेक्शन में सोचता है। हम बोल सकते हैं कि बच्चे में क्या होती है, यहाँ पे वन वे थिंकिंग होती है। वो सिर्फ एक ही दिशा में सोच सकता है, वो अपने थॉट्स को रिवर्सिबल नहीं कर सकता, उसमें अभी सिर्फ एक ही दिशा में वो सोच सकता है। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, अब ये क्या होता है, इलॉजिकल, मतलब वो लॉजिक नहीं लगाता चीज़ों पर कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, बस हो रही है। जैसे कि उसने कोई भी गोल चीज़ें देखी, उसने तो उन सबको ही वो बॉल समझ लेगा। वो बॉल से जिस तरीके से खेलता है, आपने उसे ऑरेंज दे दिया तो वो उससे भी उसी तरीके से खेलने लगेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि यार ये फ्रूट है, ये खराब हो जाएगा, या इस तरीके से मैं करूँगा तो खाने लायक नहीं रहेगा। वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचेगा।
उसको तो बस ये चीज मतलब बॉल की तरह लग रही है, गोल गोल है, तो मैं तो इसे मारूंगा ही, तो मैं तो इसे बैट से हिट करूंगा ही। तो ये क्या होता है, उसमें ट्रांसडक्टिव थिंकिंग होती है, इलॉजिकल होता है, वो लॉजिक नहीं लगा पाता चीजों के बारे में। और उसमें क्या होता है, सेंट्रेशन, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। सेंट्रेशन क्या मतलब, जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये बच्चा खेल रहा है, तो और इसकी क्या है, इसकी ये बहुत सारी टाइप्स की वो है शेप्स हैं, जैसे कि ट्राइंगल है, ठीक है, कोन है, ये सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। तो ये सारी शेप्स के साथ वो खेल रहा है, और ये सारी क्या है, कलरफुल शेप्स हैं। कैसी शेप्स हैं ये सारी, कलरफुल। तो यहाँ पे उसका दिमाग इन शेप्स के ऊपर नहीं है कि इसकी शेप क्या है, मैं इसको देखूं कि रेक्टेंगल है, या ये ट्रायंगल है, या ये सर्कल है, या ये क्या है। उसका दिमाग अभी किसके ऊपर है, उसका दिमाग सिर्फ इसके ऊपर है कि वाओ यार, ये तो बहुत सुंदर लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है मुझे, कितने सारे कलरफुल ऑब्जेक्ट मेरे पास हैं। तो उसका सेंट्रेशन मतलब केंद्रीयकरण, उसका फोकस सिर्फ एक बार में एक ही चीज पर होगा। इस टाइम के बच्चों को आप या तो एक बार में कलर की नॉलेज दे सकते हो, या आप एक बार में शेप्स की नॉलेज दे सकते हो। आप सोचो कि मैं दोनों चीजें साथ में बता दूं, तो उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो अभी एक ही चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, 10 चीजों के ऊपर, या उसके दूसरे जो पहलू हैं वो उनको समझ नहीं पाता। एक चीज और है हमारी सिंबॉलिक थॉट्स। अब सिंबॉलिक थॉट्स का क्या मतलब है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सॉरी, आपने देखा ही होगा कि जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें बड़ा मजा आता है मोबाइल देखने में, और पेरेंट्स बहुत ज्यादा चर्चा भी करते हैं आपस में कि अरे देखो, वैसे तो इसको ABCD भी नहीं आती, लेकिन यूट्यूब खोल लेंगे भाई साहब, या यूट्यूब खोल लेंगे और उसमें अपनी राइम्स भी लगा लेता है। तो कैसे कर पाता है वो, क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो सिंबल है, उसे ये नहीं मालूम कि ये यूट्यूब है, उसे ये मालूम है कि जब ये सिंबल है, यदि मैं इस पे प्रेस करूंगा तो मुझे क्या, किस पे मैं पहुंच जाऊंगा, इसके थ्रू मैं राइम्स सुन सकता हूँ, या मैं कार्टून्स देख सकता हूँ, या फिर बहुत सारे बच्चों के वो टॉम वाले वो भी आते हैं आजकल एप्स वगैरह, या फिर वो क्या एप्लीकेशंस होती है वो डाल देते हैं पेरेंट्स। तो उसे मालूम है कि ये जो बिल्ली बनी हुई है, यदि मैं इस पे वो करूंगा, मतलब इस पे क्लिक करूंगा, तो ये अलग अलग तरीके की हरकतें करने लगेगी, वो उसे पसंद है। तो यहाँ पे वो सिंबल्स के थ्रू सीख रहा है, उसको नहीं मालूम कि ये यूट्यूब है, ये क्या काम करता है, उसको ये मालूम है मैं इस सिंबल पे प्रेस करूंगा तो मैं जो देखना चाहता हूँ वो मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे बच्चे के कैसे होते हैं, सिंबॉलिक थॉट्स होते हैं, वो सिंबल्स को ज्यादा अच्छे से पहले ग्रैब करता है और उनके थ्रू वो इजीली सीख पाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होती है। अब इसमें क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, मतलब मूर्त चीजों के बारे में क्या होती है, तार्किक सोच आने लगती है। मूर्त चीजें क्या होती हैं या कॉन्क्रीट क्या होती हैं, जिन्हें वी कैन फील या वी कैन टच, वो सारी चीजें क्या होती हैं कि वो क्या होती हैं, वो कॉन्क्रीट थिंग्स होती हैं। जैसे कि आपने कोई टेडी बियर छू रहे हो, या आप कोई बच्चा जो है वो स्टोन छू रहा है, या वो पानी में खेल रहा है, तो वो उसको महसूस कर सकता है, तो उनके बारे में कुछ लॉजिक भी लगा सकता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, ये इतना हार्ड होता है, ओहो इससे तो फिर मेरी स्किन भी रफ हो जाएगी यदि मैं इस तरीके की उस पर, यदि इतनी रफ, ये स्टोन्स वाली जो रोड है, यदि मैं इस पर गिर जाऊंगा क्योंकि इतनी रफ है, तो इस पर मेरी यदि मैं गिरूंगा तो मेरी ऑब्वियसली स्किन भी छिल जाएगी। तो इस तरीके से वो एक लॉजिक उसमें आने लगता है उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों को वो छू सकता है, फील कर सकता है, टच करता है, महसूस कर सकता है, उन चीज़ों के बारे में वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाता है। इंडक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, इसका क्या मतलब है, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है नोन टू अननोन, मतलब बच्चा पहले उन चीज़ों को अच्छे से सीखता है जो उसके लिए नोन है, जो उससे संबंधित है, उसके बाद वो एक जनरल की तरफ बढ़ता है, फिर वो ये चीज़ समझ पाता है। जैसे कि उसने अपनी फैमिली में अपनी मम्मी देखी, अपने पापा देखे, अपने दादा दादी देखे, उसके बाद वो कहीं अपनी किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया तो उसने देखा कि यार उसके भी मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, दादा दादी हैं, मतलब जिस तरीके से मेरी फैमिली है कि ये चीज़ सिर्फ मेरी ही नहीं है, जिस तरीके से ये मेरी फैमिली है उसी तरीके से वो दूसरे की भी फैमिली है और तीसरे की भी फैमिली है, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स की इसी तरीके की फैमिली है। तो वो
यहाँ पे नोन टू अननोन जा रहा है कि पहले उसे सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में जानकारी थी, अब उसे दूसरे की फैमिली के बारे में भी जानकारी है कि जिस तरीके से मेरी फैमिली में काम होते हैं उसी तरीके से दूसरे की फैमिली में भी काम होते हैं। तो यहाँ पे बच्चा नोन टू अननोन जाता है, उसकी जो रीजनिंग है वो पहले अपने बारे में होती है कि अब वो अपनी जो चीज़ें उससे रिलेटेड होती है उनके बारे में सोचता है, उनके बारे में समझता है, फिर वो और चीज़ों के बारे में समझता है कि यार ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, ये पूरी और जो दुनिया है उनके लिए भी इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। कंजर्वेशन, ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो, ये पियाजे ने भी एक्सपेरिमेंट किया है कि वो एक बच्चे को 2 बीकर दे दिए, उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर उन्होंने फिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक बीकर तो वहीं रहा और एक बीकर का पानी एक लंबे से बीकर में पलट दिया। अब क्योंकि ये लंबा बीकर है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा भर जाएगा, क्योंकि ये चौड़ाई में कम है और लंबाई में ज़्यादा है। और बच्चे से पूछा कि बताइए इसमें क्या इन दोनों में सेम वाटर है, तो वो क्या बोल पाएगा कि हाँ सेम है। क्यों? क्योंकि अब वो ये समझने लगा है कि शेप और साइज चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यदि 10 ml वाटर इसमें पहले था तो इसके अंदर भी बेशक ये ज़्यादा लग रहा है लेकिन है इसके अंदर भी 10 ml वाटर ही। तो ये क्या होता है, ये कंजर्वेशन का गुण होता है और ये इस एज के बच्चों में आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी मतलब उलटने का गुण, मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चा जो है उसमें क्या हो रहा था इससे पहली वाली अवस्था में कि बच्चा जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोच पा रहा था, उसकी वन वे थिंकिंग हो रही थी, वो वाटर टू आइस पे ही फोकस कर रहा था। वो क्या फोकस कर रहा था कि भाई वाटर से सिर्फ आइस बन सकती है, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि आइस टू वाटर भी बन सकता है, ये भी रिवर्स प्रक्रिया है। तो इस तरीके से अब वो चीज़ों को एक वन वे डायरेक्शन में ही नहीं समझता बल्कि वो रिवर्स में भी उन चीज़ों को समझने लगा है। डिसेंट्रेशन, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि जो बच्चा है वो कलरफुल चीज़ों के साथ खेल रहा है तो उनकी शेप्स पे ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन अब उसके अंदर डिसेंट्रेशन या विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। अब वो इसकी शेप्स पे भी ध्यान दे रहा है कि भाई ये रेड कलर का जो स्फीयर है, ये येलो कलर का ट्राइंगल है, ये ब्लू कलर का रेक्टेंगल है, ये येलो कलर का स्क्वायर है और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मेरी ब्लॉक्स हैं, मैं इनसे नई नई को जोड़ सके कुछ नई नई चीज़ें भी बना सकता हूँ, नई नई आकृतियाँ बना सकता हूँ। तो अब बच्चे में डिसेंट्रेशन का गुण आ जाता है, मतलब अब वो एक से ज़्यादा पहलुओं पे गौर कर सकता है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ कि एक साथ उसने 2-4 चीज़ें आपने देख ली, अच्छा इसकी ये क्वालिटी है, अच्छा इसकी ये क्वालिटी है, इसमें से बहुत सारी टाइप्स की साउंड्स आ रही हैं, इसमें बहुत सारी टाइप की लाइट्स आ रही हैं, इससे जो है मैं खेल भी सकता हूँ, इससे मेरे फ्रेंड्स और मैं दोनों खेल सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ ध्यान दे सकता है क्योंकि उसमें अब कौन सा गुण आ गया, डिसेंट्रेशन का। अब आता है हमारा सीरिएशन। अब ये क्या है, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब जैसे कि हमने आपको देखा ही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में लगाना या बढ़ते क्रम में लगाना। जैसे कि हमने बच्चे को दे दिया कि बताइए इनमें से जो है सबसे जो है इसको घटते क्रम में लगाइए, तो बच्चा बता देगा कि 32 जो है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या किया उसने, इसे सीरियल में लगा दिया कि क्रमबद्ध तरीके से लगा दिया। तो अब इस उम्र के बच्चों में ये क्वालिटी आ जाती है कि ये चीज़ बढ़ते हुए क्रम में लगानी है। तो ये आप इसको डिफरेंट तरीके की वो भी देख सकते हो कि बताइए जो सबसे छोटी चीज़ है उसे सबसे पहले रखना है, तो बच्चा रख देगा कि ये चीज़ जो है हमारी ये सबसे छोटी है तो ये सबसे पहले आएगी, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो इस तरीके से वो क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को लगा सकता है, अलग अलग तरीके से उनकी शेप और साइज के अकॉर्डिंग भी लगा सकता है, नंबर्स में भी लगा सकता है, बहुत सारी तरीके से उसको अब क्रमबद्धता का ज्ञान हो गया है। और ये जो है ना कंजर्वेशन, ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट तो सभी कुछ है, वो कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर के दिमाग का भरोसा नहीं कि वो क्या निकाल के आपको दे दे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं उनको हम बोल देते हैं कि भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी कुछ और ये सब पॉइंट्स में है। तो आप ये पॉइंट्स भी याद रख लोगे और थोड़ा सा भी आपको इससे रिलेटेड जो स्टोरी या एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ वो याद रह जाएंगे तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारी 4th और लास्ट स्टेज है विच इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल
ऑपरेशन जैसे कि औपचारिक संचालन चरण, ये जो होती है ये 11 वर्ष एवं इससे ऊपर का जो होता है वो इसी में आता है। इसमें क्या आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थॉट, अमूर्त विचार। अमूर्त विचार वो होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप फील नहीं कर सकते, जैसे कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड, हमने सिर्फ सुना हुआ है, ठीक है, कि इस तरीके से हमारा सन है, इस तरीके से हमारी अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, वीनस है, शुक्र है, मंगल है, शनि ग्रह है, ये सारे ग्रह इस तरीके से घूम रहे हैं, लेकिन हमने देखा तो नहीं है ना एग्जैक्टली। तो अब हम उनके बारे में सोच सकते हैं, अपनी परिकल्पनाएं, अपनी थीसिस बना सकते हैं कि अरे इस तरीके से हो रहा होगा, तो यदि हमारी गैलेक्सी में ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे भी ऐसा हो रहा होगा। मतलब इस तरीके के थॉट्स, जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली देख नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में भी अब हमारे अंदर विचार आने लगते हैं। डिडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग हमारी क्या होती है? निगरात्मक तर्क। इसमें क्या होता है? बच्चा अननोन टू नोन जाता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब बच्चे को आपने कुछ ऐसा बताया जो उसके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है, बिल्कुल नई चीज़ है, और उसके बाद आप उसे कंसेप्ट पे लेके जा रहे हैं। जैसे कि सपोज आपने कोई थ्योरम उसे सॉल्व करके दी और उस थ्योरम से आपका कोई फॉर्मूला ड्राइव हुआ, उसके आप बताओगे अब इसके अनुप्रयोग या फिर इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। अब वो बच्चा जो है फिर उन एप्लीकेशंस को देखेगा कि अरे हाँ ये तो हमने करा हुआ है, अच्छा ये किससे संबंधित है। इस तरीके से कि आप बच्चे को कोई पहली ऐसी चीज़ दे रहे हो जो उसके लिए बिल्कुल अननोन है, उसके बाद आप उसे एक ऐसी चीज़ पे लेकर जा रहे हो जो उसके लिए नोन है, जिसको वो जानता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग मतलब काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। इसमें क्या होता है कि आप बच्चे को कोई थ्योरी दे रहे हो, या बच्चे ने कोई ऐसी देखा, या फिर हम ये भी देखते हैं कि शेयर्स मार्केट इतने ऊपर जा रहे हैं, ये शेयर्स मार्केट इतना नीचे जाएगा, या जो हमारा इंडिया है वो इतनी देर तक इतना ज़्यादा डेवलप कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये थ्योरीज पे ही तो बेस्ड है कि कोई जो इंडिया, ये कोई भी कंट्री है वर्ल्ड का, उसकी जीडीपी इतनी है, या वो इस तरीके से काम कर रहा है, या उसके अंदर इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसने इस तरीके से ग्रोथ करी है। तो ये सब हाइपोथेटिकली तो है, कोई चीज़ ये टेबल पे आप ये सब चीज़ों को छू तो नहीं पा रहे हो, तो वो इस तरीके की कल्पनाएं बच्चा कर सकता है कि इससे ये चीज़ें हुई हैं, तो यदि वो ये थ्योरी कर रहा है तो इससे भी ये चीज़ें वो प्रिडिक्ट कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इमेजिनरी ऑडियंस, अब इसका क्या मतलब है? इस उम्र के बच्चों को अपने आप को देखना, करना, अपने आप को समझना बड़ा अच्छा लगता है, सजना संवरना, उसको ये लगता है कि पूरी दुनिया उसे देख रही है। ये उसकी इमेजिनेशन होती है कि हर किसी का फोकस मुझ पे है, मैं हूँ हीरो या मैं हूँ हीरोइन, सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे देखना चाहते हैं, मुझे भी इस तरीके का बनना है कि सारी दुनिया मुझे देखे। तो उनके दिमाग में एक काल्पनिक ऑडियंस बसी हुई होती है, और उससे उन्हें ये लगता है कि सब लोग मुझको देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये पियाजे की 4 स्टेजेस और उनसे रिलेटेड थ्योरी के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं पियाजे से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आऊँगी। और क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी तो इसमें मैंने 1-2 चीज़ें नहीं डाली हैं, जैसे कि पियाजेज मॉरल डेवलपमेंट, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा है, पूछा जाता है। और 1-2 चीज़ें और हैं जो मुझे कवर करनी है, प्लस क्वेश्चंस भी, तो ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, बिकॉज आपका एक लाइक या आपका एक कमेंट या आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, और मैं प्रयास कर रही हूँ कि अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।